Good evening, friends. I hope you are all in good health and spirits. We'll start this class at 9:30 p.m. So some 3 more minutes to go. Welcome Vatsal, Sanket, Punugu, Pavannath Goswami, Lingraj Patil, Said Mohammad Azhar, Priyanka, Nikhil. Welcome to both of you. Pankaj Agarwal has joined. Arpan has joined. 2 more minutes to go. Abhishek, Pawan, Said, Durgesh Kumar, Priyanka, Ranbir Yadav, Shubham, Jitendra, Astha Prasad, and others. 15 more seconds to go and then we'll start the class. All right, friends. So now it is 9:30 p.m. in my mobile and we will start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? Pretty much 100% of the people have said that yes is the answer. So we'll start the class. अगर ड्यूरिंग द क्लास कहीं पर भी ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपने कीबोर्ड पर Ctrl+R या फिर Ctrl+Shift+R प्रेस करिए and it will reconnect the browser and things will go on smoothly. रेकमेंडेड ये है कि आप गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करिए और उसके अंदर कोई भी एड ऑन है उसको आप डिसेबल कर दीजिए. खैर आज का अपना ऑब्जेक्टिव है टू सॉल्व सर्टेन प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर इकोनॉमी फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम जो कि 31 मई को होने वाली है. उससे पहले जनवरी 2020 में यूपीएससी ने कुछ दूसरी एग्जाम्स कंडक्ट करी थी. जियो साइंटिस्ट एग्जाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम यानी सीडीएस, जिसकी मदद से वो आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है. आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि किसी विद्वान ने कहा है कि प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स माइंड. हमारे संविधान बनाने वाले जो बड़े लोग थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था उसको जानना है तो आपने हमारा प्रीएम्बल पढ़ना चाहिए. नाउ सिमिलरली ये यूपीएससी जो दूसरे नॉन आईएएस टाइप के एग्जाम लेती है, जियो साइंटिस्ट, इंजीनियर, सीडीएस, सीएपीएफ, if you go through their question papers, of course all questions will not be of same level or difficulty or requirement of the civil service exam, लेकिन फिर भी अगर आप उसको देखें it helps you know that what type of trend and what type of questions are being asked. So all these non-IAS exam papers they are also key to open the UPSC examiner's mind, क्योंकि बेसिकली वही प्रोफेसर लोग थोड़ा 19-20 करके क्वेश्चन बैंक बनाते रहते हैं दूसरी एग्जाम्स की भी और ये एग्जाम की भी. So today our objective is that we will solve the economy question from these three exams
विच वर कंडक्टेड इन जनवरी 2020। और वो हम लोग कौन से सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे? यूजिंग अवर इकोनॉमी 6 पिलर अप्रोच, मतलब पहले मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, फिर बजट, टैक्सेशन, फाइनेंस कमीशन वाले, फिर इंटरनेशनल ट्रेड, फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लास्टली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। उसके अंदर ये जो 3 एग्जाम हुई थी, वेल this time there was no question from this traditional fiat money, legal tender, cryptocurrency, bitcoin. डायरेक्टली उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी से कुछ सवाल पूछे थे, पर्टिकुलरली रेपो रेट एंड सीआरआर के बारे में पूछा गया। वैसे आप जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स, वो रेपो रेट, सीआरआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वगैरह। सो आई होप यू हैव स्टडीड दोज थिंग्स। अगर नहीं स्टडी किया तो भी कोई नहीं, आगे हम लोग इस वीक से पढ़ने वाले। खैर, आज जो हमारा क्लास है उसका फॉर्मेट इस तरह से है। अभी नेक्स्ट स्लाइड से आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपने उसकी फिर वोटिंग लाइन ओपन होगी। यू सिंपली हैव टू टिक योर आंसर, ए बी सी डी, या आपको स्किप करना है तो ई टिक करो। देर इज नो नीड टू राइट द आंसर इन चैट बॉक्स। इधर चैट बॉक्स में ए बी सी डी या ये होना चाहिए वो होना चाहिए लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू कैन टिक इट, दैट इज मोर एफिशिएंट सिस्टम। और फिर उसका क्या जवाब है, टॉपिक क्या है, मैं आपको वो समझाऊंगा। सो विल स्टार्ट एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया था CDS 2020 एग्जाम में, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब आपको पूछा गया है। और मैं आपको 5 ऑप्शन देता हूं, इंक्लूडिंग ई ऑप्शन, टू स्किप द थिंग। और आपके पास है 1 मिनट 20 सेकंड्स। ऐसा इन रियल एग्जाम सिर्फ 4 ही ऑप्शन होते हैं, बट 5वां ऑप्शन है, अगर आपको नहीं मालूम यू कैन टेक स्किप। ओके, सो टाइमर इज ओवर। कॉन्ग्रेचुलेशन विस्मय, विजेता, आरिज, देवाशीष, दिव्या, अमित, विनीत, सुप्रतीक, हर्षवर्धन, शरीफ एंड अदर्स, आपने सही आंसर टिक किया। ओवरऑल 38% फेल दैट बी शुड बी द आंसर। 6% लोगों ने इसको ई ऑप्शन स्किप करना भी पसंद किया। उसमें कोई शर्म की बात नहीं थी। आप देखिए, इफ यू लुक एट द ऑप्शन ए बी एंड सी, ऑलमोस्ट सिमिलर साउंडिंग फ्रेजेस आर गिवन। सो इफ यू आर नॉट श्योर तो आप क्या कर सकते हैं, फिर उसको स्किप कर सकते हैं। बेफिजुल में होशियारी मारने के चक्कर में अपने -0.66 मार्क्स चले जाएं, उससे बेटर है कि स्किप कर देना चाहिए। खैर, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये कैश रिजर्व रेशियो मतलब व्हाट इज दिस? आप जानते हैं बैंकों के अंदर कुछ पैसा आता है इनकमिंग, और फिर कुछ पैसा जाता है। इनकमिंग पैसा आएगा पर्टिकुलरली डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स को टेक्निकली वो बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। वो कैसे गिनते हैं अभी वो विल नॉट वेस्ट टाइम इन दैट, बट जस्ट अज्यूम दैट डिपॉजिट के रूप में 100 रुपीज आए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी इसलिए क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैव टू रिटर्न यू योर मनी, तो उनके हिसाब से तो वो उनकी लाइबिलिटी या देयता है। आपके लिए वो आपकी एसेट हो सकती है, बट फॉर बैंक इट इज अ लाइबिलिटी। खैर, सो सपोज 100 रुपीज हैव कम लाइक दिस, तो क्या उसका मतलब कि 100 रुपीज सीधा लोन में दे सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको बोला यू हैव टू कीप सम मनी असाइड। उसके अंदर जो भी एनडीटीएल है उसका 4%, मतलब 100 करोड़ है तो 4 करोड़ रुपए दे हैव टू कीप इट इन कैश, जिसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब वो पैसा लोन में नहीं दे सकते, वो कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो टेक्निकली दे विल नॉट रिसीव एनी प्रॉफिट फ्रॉम दैट मनी, सिंपली यू कीप असाइड 4% ऑफ योर डिपॉजिट्स।
हाँ, एक बार आरबीआई ने उनको इस पर इंटरेस्ट पे किया था ड्यूरिंग द बैंकिंग स्लो डाउन ऑफ 1999, बट वो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। खैर, तो जब आप बोलते हैं कि सीआरआर रखना है, इट एक्चुअली मीन्स बैंकों ने वो पैसा आरबीआई में डिपॉजिट के रूप में रखना है, जिसमें आरबीआई उनको कोई परसेंटेज इंटरेस्ट के रूप में ब्याज नहीं दे रहे। सिंपली यू हैव टू, इट इज अज्यूम दैट यू हैव डिपॉजिटेड दैट मनी विथ आरबीआई। आफ्टर दैट यू ऑल्सो नो दैट ये जो भी डिपॉजिट आया उसका 18% लिक्विड एसेट में रखना है अंडर द नॉर्म्स कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी एसएलआर। मतलब कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर सिक्योरिटीज विच आर अप्रूव्ड बाय आरबीआई। आरबीआई अगर बोले ओएनजीसी के बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो तो वो कर सकते हैं। सो लाइक दैट दे हैव टू सेट असाइड सम 18% मनी। बाकी जो बचा, सपोज 4 करोड़ इधर गए, 18 करोड़ इधर गए, तो बाकी जो 78 करोड़ बचे, दैट दे कैन सर्कुलेट एज लोन्स। So the question was, in this CDS 2020 exam, the cash reserve ratio it refers to, observe the option A. ऑप्शन ए में लिखा है शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट बैंक हैव टू होल्ड एज लिक्विड एसेट। नहीं भाई, वो तो एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अलग चीज है, सो ए इज नॉट मेकिंग सेंस। व्हाट अबाउट डी ऑप्शन, इट इज द रेशियो ऑफ कैश होल्डिंग टू रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स। नहीं, दैट इज लाइक 4% ऑफ द डिपॉजिट्स, तो ये डी ऑप्शन भी सेट नहीं हो रहा है। So that means the answer could be either B or C. So we are at the 50-50 stage. उसमें से कुछ भी एक आप हो सकता है। If you tick it correctly, you will get 2 marks. Otherwise 0.66 जा सकते। क्या? So what is ultimately the correct thing? The share of net demand and time liabilities that bank have to hold as balances with RBI. क्योंकि मैंने आपको बताया कि CRR it is seen as a deposit of the bank to RBI. बैंकों ने आरबीआई में वो जमा राशि डिपॉजिट के रूप में डाली है, तो डिपॉजिट का क्लोजेस्ट सिनोनिम होगा बैलेंस, सो दैट फॉर बी इज द आंसर। व्हाट अबाउट द सी ऑप्शन, आपको सी में लिखा है सिमिलर थिंग दैट बैंक हैव टू होल्ड एज पार्ट ऑफ देयर कैश रिजर्व। इट इज टेम्पटिंग बट एज लॉन्ग एज द बी इज देयर, अगर बी नहीं होता तो फिर शायद सी हमको सही लग सकता था, बट एज लॉन्ग एज बी इज देयर, वो सी इज रॉन्ग एंड द आंसर इज बी इज करेक्ट। Now there is another new current affairs going on with regard to CRR कि CRR में 5 साल के लिए एग्जामेशन देंगे अगर आपने ऑटोमोबाइल या होम लोन को दिया है। सो व्हाट इज दिस मैटर, लेट अस क्विकली सी। ऐसा जो कि दिस इज अंडरस्टूड, 100 करोड़ आए उसमें से 4 करोड़ रिजर्व में रखो, 18 करोड़ एसएलआर में रखो, बाकी 78 करोड़ लोन में घुमा सकते हैं। बट इन द प्रीवियस ईयर 2019 आपने अखबारों में सुर्खियां पड़ी होगी, मीटर डाउन 5% जीडीपी ग्रोथ रेट एंड इट इज वेरी लो लास्ट 6 ईयर के अंदर। मारुति सुजुकी वालों को कोई कार खरीद नहीं रहा है तो उन्होंने 3000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। सो इकोनॉमी वाज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम्स। इसलिए शक्तिकांता दास जो आरबीआई के गवर्नर है उनको लगा कुछ तो नया करना पड़ेगा। सो व्हाट कैन बी डन, ये लोन थोड़े और ज्यादा घुमाए जाए ताकि लोग ज्यादा कार खरीदें, ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, जीडीपी इंप्रूव हो। वी शुड डू समथिंग। सो ही अनाउंस फॉलोइंग थिंग कि बैंक वाले जितना पैसा लोन में देंगे फॉर द परचेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, सेकंडली फॉर परचेज ऑफ होम्स या रेसिडेंशियल हाउसिंग या होम मॉर्गेज, मतलब घर खरीदने के लिए ऋण में पैसा देना, एंड लास्टली टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको जितना भी पैसा दिया उसके सामने आपको सीआरआर में कुछ माफी मिलेगी। यू विल गेट सर्टेन एग्जेम्पशन इन सीआरआर। हाउ, सपोज यहां पर इन 3 सेक्टर में कलेक्टिवली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ रुपए लोन में दिए हैं। सो दैट मीन्स जब सीआरआर की गिनती करो तो आरबीआई ने बोला कि यू डिडक्ट दैट मच अमाउंट फ्रॉम एनडीटीएल। मतलब डिपॉजिट में सपोज 100 करोड़ आए थे और पहले आपने 100 करोड़ के 4% मतलब 4 करोड़ करने पड़ते थे। अभी एसबीआई को मजा क्या आ गया, 100 माइनस 10 करोड़ मैंने लोन में दे दिए हैं ऑटोमोबाइल, रेसिडेंशियल, एमएसएमई को, मतलब मेरा एनडीटीएल फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ सीआरआर इज ओनली 90 करोड़ रुपीज। और फिर वो 90 करोड़ का 4% मतलब कितना होगा, इट विल बी लिटल लेस। पहले 4 करोड़ रखना पड़ता था, अभी 3.6 करोड़ ही रखना पड़ेगा, यानी कि कितने 40 लाख स्पेयर हो गए। और वो लोनेबल फंड में उतने बढ़ जाएंगे क्योंकि देन एसएलआर इज अ सेपरेट थिंग। एसएलआर में तो ओरिजिनल जो एनडीटीएल है उसके ऊपर ही गिनना था, सो डोंट कंफ्यूज विद दैट। बट हाँ, सीआरआर में पहले से 40 लाख कम रखने हैं, सो दैट मीन्स लोनेबल फंड आपके बढ़ गए।
सो अर्लियर जो कि 78 करोड़ रुपी लोन में घुमा सकते थे, अब क्या हुआ, 78 पॉइंट करोड़ प्लस 40 लाख और घुमा सकते हैं। सो दैट मीन्स मोर लोनेबल फंड, तो बैंकों को शायद ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। कुछ ऐसे बैंक होंगे जो जल्दी से वो लोन में देने के लिए दे में इवन रिड्यूस देयर लोन रेट्स, तो और दिस कार लोन, बाइक लोन, होम लोन थोड़े सस्ते हो जाए और लोग खरीदारी कर देंगे। एंड इट विल ऑल्सो हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन जॉब क्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कार कंपनी में जॉब मिल गया तो वो भी जाके फिर नया मकान खरीदने के लिए लोन लेगा, एंड लाइक दैट some cement company will find the job, create the jobs, and so on, the entire economy will be boomed. So that is the CRR exemption for the next 5 years. आपने जो लोन में दिया है उसके सामने 5 साल के लिए आपको NDTL में माफी ऐसे मिलेगी। Now it works how exactly in real life? तो उसका आप नोटिफिकेशन चाहे तो पढ़ सकते हैं, दैट NDTL विच वाज ऑन 14 फरवरी 2020, उस हिसाब से इंक्रीमेंटल अमाउंट इक्विवेलेंट टू दी फोर्टनाइट दैट स्टार्ट्स आफ्टर दिस 31 जनवरी 2020 से लेके जुलाई तक में जितना लोन दिया होगा उसके सामने नेक्स्ट 5 years के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिन या डेट ऑफ टेन्योर जो भी अर्ली हो वगैरह वगैरह। इज दिस इंपॉर्टेंट? नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। अब समझिए, आपके पास अगर रिस्ट वॉच है तो उसमें क्या देखना है, व्हाट इज द टाइम? टाइम इज अराउंड 9:45। हर बार उसको कोई खोल के देखने की जरूरत नहीं कि उसका हर एक गियर कैसे काम करता होगा, नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट लाइक दैट बेसिक आइडिया इज सफिशिएंट कि ओके ये 3 सेक्टर, ऑटोमोबाइल, होम लोन्स, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसको अगर लोन में पैसा देते हैं बैंक वाले तो NDTL में से वो रकम माइनस हो जाएगी वाइल कंप्यूटिंग CRR। सो अकॉर्डिंगली दे विल बी लेफ्ट विथ मोर फंड्स और उसको आगे लोन में घुमा सकते हैं, एंड देन द इकोनॉमी विल बी बूस्टेड। तो मतलब ऐसे आप थोड़ा पढ़िए और फिर आगे बढ़िए, एक ही टॉपिक में घुस के और एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। वैसे मित्रों, UPSC एग्जामिनर्स दे आर वेरी स्मार्ट, चालाक होते हैं, होशियार होते हैं। वो चाहे तो एकदम टेक्निकल सवाल यहाँ से भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ टेक्निकल आपको पूछ ले कि वो सिर्फ लेडी श्री राम कॉलेज में जिसने MA विथ इकोनॉमिक्स किया है या जो कि IIM अहमदाबाद से MBA इन फाइनेंस करके आया है, बट यूजुअली दे डोंट आस्क सच क्वेश्चन बिकॉज UPSC एग्जामिनर्स वांट टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कैंडिडेट्स। चाहे कोई छोटे विलेज से, छोटे गांव से, स्मॉल कॉलेज से आ रहा है, जिसके पास 24/7 इंटरनेट या लेटेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक्सेस नहीं है, दे शुड ऑल्सो बी एबल टू कम्पीट एंड क्लियर द प्रीलिम एग्जाम। इसलिए वो जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक मोटिव एंड मैकेनिज्म। फिर कौन से फोर्टनाइट से कौन से तक, और इंक्रीमेंटल में पहला टेन्योर गिनेंगे या मैक्सिमम ड्यूरेशन गिनेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑफकोर्स द हिंदू कॉलमनिस्ट तो उसका भी पूरा एनालिसिस आपको दिखाएंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनको तो सैलरी मिलती है। उनके साहब ने बोला होगा हर हफ्ते आपने इतने कॉलम लिखने हैं ऑफ मिनिमम दिस मेनी पेजेस एंड दिस मेनी वर्ड्स, सो दे हैव टू राइट। और उनमें से जो लोग ये डेली न्यूज एनालिसिस और PDF और करंट अफेयर कंपाइलेशन बनाते हैं, दे ऑल्सो हैव कंपल्जन, वो रोज नया कुछ मटेरियल डालेंगे तभी तो उनको पेज व्यू और सब्सक्राइबर मिलेंगे, राइट? बट दैट डजंट मीन कि हमने पूरा उसमें पूरा दिन टाइम निकालना चाहिए, नो। माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज, आप UPSC के पुराने IAS के प्रीलिम पेपर, इवन नॉन IAS एग्जाम के भी टॉपिक वाइज पेपर, ऐसा नहीं कोई बुक खरीदनी है, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, सब आपको टॉपिक वाइज बहुत सारी वेबसाइट ने ये अपलोड किया है। सो प्लीज गो थ्रू देम, ऑब्जर्व व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एंड अकॉर्डिंग यू प्रिपेयर कि मुझे इतना तैयार करना है या फिर इतना इतना या इतना तैयार करना। एनीवेज, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना फॉर्मेट अभी भी वही है, आपको स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहे हैं और फिर आई एम गिविंग यू 1 minute 20 seconds। 4 ऑप्शन, या फिर आपको स्किप करना, यू कैन इवन टिक ई ऑप्शन।
ऑलराइट, सो द टाइमर इज ओवर. सम 2% फेल्ट दैट स्किप कर देना चाहिए. फिर कुछ 40% को लगा बी होना चाहिए. सम 13 सी लगा, कुछ लोगों को लगा डी है. नाउ लेट अस चेक. दिस वाज आस्क्ड इन सीडीएस 2020. प्रश्न ये है, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रेपो रेट, मतलब गलत स्टेटमेंट पकड़ो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एग्जैक्टली इज रेपो रेट, वो समझने से पहले वी शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी. गवर्नमेंट हैज टू बोरो मनी. वैसे तो गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स, जीएसटी, बहुत सारे टैक्स लेती है, बट सामने बहुत सारी वेलफेयर योजनाएं भी चलाती है जिसका खर्च कंपेयर टू देयर इनकम दी एक्सपेंडिचर इज मोर. सो ऑलवेज द गवर्नमेंट हैज टू बोरो मनी. पैसा बोरो करने के लिए वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करते हैं, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं जीसैक. सो सपोज 100 करोड़ बोरो करने के लिए उन्होंने बोला ये हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो भी खरीदेगा उसको 1 साल बाद हम लोग प्रिंसिपल प्लस 8% इंटरेस्ट देंगे. और फिर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट, तो आरबीआई ये पूरा काम देखती है, बिकॉज आरबीआई इज द पब्लिक डेट मैनेजर. सरकार के पूरे ऋण का वो संचालन करती है. तो आरबीआई अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई कुबेर प्लेटफॉर्म से इसका ऑक्शनिंग करवाएगी. और इसे खरीदने वाले हो सकते हैं कुछ प्राइमरी डीलर हो, कुछ बैंक होते हैं, कुछ एलआईसी और दूसरे नॉन बैंकिंग एंटिटी होते हैं. सो लाइक दैट सम ऑफ देम विल परचेज द थिंग. और अगर सपोज ऐसा करते करते 30 करोड़ ऑफ जी सेक हैज बीन सोल्ड और बाकी बची 70 करोड़ नहीं सेल हो पाई, तो आरबीआई वो सारी सिक्योरिटी खरीद लेगा और सामने गवर्नमेंट को उतना पैसा दे देगा. अदरवाइज दिस पार्टीज आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मनी एंड अल्टीमेटली आफ्टर 1 ईयर गवर्नमेंट विल रीपे द मनी विथ इंटरेस्ट. तो ऐसा करते करते बैंकों के पास या इवन नॉन बैंक के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन्होंने एक्वायर करी होंगी पहले. सो जस्ट फॉर इलुस्ट्रेशन, ये सब हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं. सपोज जनवरी के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 100 करोड़ की उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रखी. एंड इफ दे कीप इट विद देमसेल्व्स, तो आप जानते हैं आफ्टर 1 ईयर्स उसको 8% इंटरेस्ट के साथ कितनी रकम मिलेगी, 108 करोड़. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही विल गेट. बट सपोज इन बिटवीन, बिफोर दैट एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, मुकेश अंबानी आ जाता है कि मुझे लोन में पैसा चाहिए एंड आई एम विलिंग टू ऑफर यू लेट अस से 12%. या कोई डिपॉजिटर आता है, मेरा पैसा वापस करो. आपको सीआरआर, एसएलआर वो सब है, बट सपोज द डिमांड इज हायर देन दैट, देन व्हाट टू डू. ऐसी परिस्थिति में समटाइम्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थिंक कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए कहीं से पैसा मैं बोरो करके लाऊं. आई नीड टू गिव सम कैश एज लोन और रीपे सम प्रीवियस डिपॉजिटर, सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज रिक्वायर्ड. ऐसी शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए ऑफकोर्स वो दूसरे बैंकों से भी पैसा बोरो कर सकता है, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट चलते हैं, कॉल मनी रेट एंड नोटिस मनी रेट, वो कभी और पढ़ेंगे. और ऑल्टरनेटिवली दे कैन अप्रोच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो सपोज रिजर्व बैंक के पास जाएंगे, रिजर्व बैंक विल टेल देम, ओके जेंटलमैन, आई विल गिव यू लोन्स फॉर अ शॉर्ट टर्म, बट मेरा इंटरेस्ट रेट होगा 5.15% और समथिंग, जिसको कि वो इंटरेस्ट रेट को बोलता है रेपो रेट. एंड बेसिकली अगर आपने पैसा बोरो करना है तो आपके पास ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मुझे कोलेटरल मतलब गिरवे रख के जाओ. एंड टू वर्क आउट दैट थिंग, वो ऐसी शर्त करेगा कि आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सपोज मुझे 100 करोड़ में सेल करो, और फिर आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्स डेट, सपोज एक दिन के बाद या 14 डेज के बाद, वापस आपने मुझसे खरीद लेना है एट 105 करोड़ एंड 15 लाख रुपीज और समथिंग. मतलब सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, सो वट एवर इज द प्रॉफिट जनरेटेड, वो आरबीआई का क्या है, रेपो रेट. या बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने बोरो किया उसके ऊपर हमने इतना इंटरेस्ट रेट पे किया है. तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ रेपो रेट. इसमें उसे और रिफाइन करके एकेडमिकली समझना हो तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बुक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बाय भारती वी पाठक. आपने खरीदने की जरूरत नहीं, बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम, दे हैव टू सिलेक्टिवली रिफर टू सम चैप्टर्स. खैर, तो ये भारती, प्रोफेसर भारती वी पाठक का क्या बोलना है, व्हाट इज रेपो. रेपो मीन्स रीपर्चेज एग्रीमेंट, जहां पर बोरोवर उसको फंड मिल जाता है, सामने वो अपनी सिक्योरिटी सेल करता है, बट साथ ही वो एक रीपर्चेज एग्रीमेंट भी साइन करता है. किसके पास, आरबीआई के साथ. हमने अभी देखा कि मैं यही वाली चीज स्पेसिफाइड टाइम पर स्पेसिफाइड प्राइस, यूजुअली हायर प्राइस पर आपसे वापस खरीद लूंगा. एंड दिस रेपो रेट, इट इज बेसिकली इंटरेस्ट रेट, ये ब्याज दर है फॉर द फंड्स ट्रांसफर्ड बाय द लैंडर टू द बोरोवर. आरबीआई ने
एसबीआई को जो पैसा दिया उस पर जो ब्याज दर लग रहा है वो रेपो रेट है। और रेपो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आरबीआई ही करती है, देयर कुड बी मार्केट रेपो ऑल्सो, मतलब बैंक एंड नॉन बैंक या इवन टू नॉन बैंकिंग एंटिटी आपस में ऐसा कोई सिक्योरिटी कोलेटरल में रखवा के बोरोइंग करे तो आपस में उनका इंटरेस्ट रेट कुछ और हो सकता है। आरबीआई रेपो रेट तो क्या है हमने अभी आगे स्लाइड में देखा। सो रेपो रेट इज नॉट सम टाइप ऑफ ट्रेडमार्क वर्ड और मैकेनिज्म ओनली फॉर आरबीआई। So now looking at these things, the question was as following: which of the following is not correct about the repo rate? तो एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? इट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन ओवरनाइट लोन। हाँ, ओवरनाइट से लेके अप टू 14 डेज तक यूजुअली ये रेपो रेट की शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। सो दैट मीन्स दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, हमने रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। What about the second statement? It is the interest rate paid by the commercial bank on the overnight borrowing. हो सकता है। आपको सम ऑफ यू में स्टार्ट थिंकिंग सर इधर आरबीआई की तो नहीं लिखा है। वेल दैट इज ट्रू, बट द रेपो कैन इवन बी मार्केट रेपो रेट। वो किसी नॉन बैंक से किसी कॉर्पोरेट से भी पैसा उधारी में इस तरह से चाहे तो ला सकते हैं। सो रेपो मीन्स नॉट अ ट्रेडमार्क वर्ड दैट इट कैन ओनली अकर बिटवीन आरबीआई एंड बैंक्स। So B could also be correct. What about the third thing? It is the interest rate agreed upon the loan contract between a commercial bank and central bank. Now here some of you may start wondering, ये सर agreed upon तो शब्द ठीक नहीं है, because central bank तो उन्होंने तो खुद से announce कर दिया है, like an order they have given that our repo rate is 5.15% only. So agreed upon कैसे बोल सकते हैं? But if you go through the definition, the seller and buyer they agree for the repurchase thing. Of course percentage decide किया, but कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हाँ हम अग्री करते हैं हम ऐसा करेंगे। सो इवन दिस कुड बी द थिंग। तो अगर तीन स्टेटमेंट सही है तो जो बाकी बचा दैट शुड बी रॉन्ग। इट इज द कॉस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। रेपो रेट इट इज एन इंटरेस्ट रेट, तो वो परसेंटेज में हमें कुछ दिखाता है। इट कुड बी 5% और 6% और 8%। कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी तो वो तो 100 करोड़ या 105, दैट इज नॉट रियली कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ रेपो रेट। सो देयरफॉर व्हाट इज रॉन्ग, तो आंसर लगता है डी। ऑफ कोर्स दिस इज स्लाइटली वेगली वर्डेड टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप में से कुछ लोगों को लगे नहीं सर बी होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। सो दोज ऑफ यू हु फील कन्फ्लिक्टेड, तो उसमें हम लोग ऑफिशियल आंसर की के लिए वेट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सही हो। हाउ द एक्चुअल एग्जामिनर फेल्ट अबाउट द सेटिंग द क्वेश्चन दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट आउट ऑफ द गिवन थिंग्स मुझे लगता है डी है। बाकी अगर ऑफिशियल आंसर की में कुछ और आएगा, अगेन वी विल कम बैक टू दिस। एनीवे, स्पीकिंग ऑफ रेपो रेट, इधर कुछ करंट अफेयर डेवलपमेंट है कि नहीं वो भी साथ में देख लेते हैं। सो बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आप जानते हैं 2-2 महीने पर अपडेट करते हैं। सो एवर सिंस दिस न्यू गवर्नर शक्तिकांता दास टुक चार्ज, उसने पाया कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में था लेकिन मैंने डिमांड को बूस्ट करनी है एंड आई हैव टू डू ग्रेट मैनी थिंग्स। तो वो हमेशा फेब्रुआरी, अप्रैल, जून, अगस्त, ऑल द वे अप टू अक्टूबर, तो उन्होंने रेपो रेट को कम ही करवाया। ही हैज बीन कटिंग डाउन द रेपो रेट विद द होप दैट लोन सस्ते होंगे, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, इकोनॉमी विल बी बूस्टेड। बट आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड इन दी लास्ट टू पॉलिसीज, मतलब दिसंबर में और फरवरी में, आप देखिए कि अनचेंज रखा। पहले अक्टूबर में रेपो रेट वाज 5.15, उतना ही दिसंबर में रखा। उसके बाद 2 महीने बाद वापस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बैठती है तो वापस भी उतना ही रखा, अनचेंज। वाई? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर अंडर द आरबीआई एक्ट गवर्नमेंट ने उनको टारगेट दिया है दैट यू हैव टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बिटवीन 2 to 6%। लेकिन आगे चलते हम देखेंगे कि कैसे इन्फ्लेशन तो 7% से ऊपर चला गया। तो ऐसी परिस्थिति में अगर लोन को और सस्ता किया जाए, पीपल विल हैव मोर मनी सप्लाई एंड इट कुड रिजल्ट इनटू हायर इन्फ्लेशन। इसलिए लास्ट टू पॉलिसी में वैसे तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसको लड़ने के लिए वी शुड ऑल्सो इंक्रीज द रेपो रेट, बट सामने शक्तिकांता दास पर यह भी चैलेंज था कि अगर रेपो रेट ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो लोन महंगे हो जाएंगे, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो देयर फिर ही डिसाइडेड जस्ट वेट एंड वॉच, जो है उतना ही रखो, तो 5.15 रखा है। एट द सेम टाइम कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए। एक तो हमने देखा कि कैसे सीआरआर के अंदर एग्जेम्पशन देंगे अगले 5 सालों के लिए, अगर आपने लोन में दिया है पैसा ऑटोमोबाइल
home loans, MSME sector. Similarly, one more thing he announced in February 2020. बोला गया लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी LTRO, दीर्घ अवधि के रेपो ऋण ले लो। हमने अब तक पढ़ा कि रेपो रेट तो मतलब कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यूजुअली 14 दिनों तक के लिए उधारी में पैसा दिया जाता है, बट यहाँ पर गवर्नर ने बोला कि फ्रॉम February 2020 हम लोग लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन करेंगे, मतलब ऐसे लोन देंगे जहां पर 1 साल के लिए, 3 साल के लिए बैंकों को और दूसरे नॉन बैंक जो कि RBI के क्लाइंट है उनको लोन में रेपो विंडो से पैसा दिया जाएगा। टोटल हम लोग 1 लाख करोड़ ऐसे देंगे और ई क्यूबेर प्लेटफॉर्म से पूरा इस ऑपरेशन को चलाएंगे। एंड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर इस पर उतना ही होगा जो रेपो रेट है। अभी रेपो रेट कितना है 5.15, सो सेम विल हैपन। सपोज आगे चल के रेपो रेट में कुछ चेंज किया तो उस नए रेट वाले से वो करेंगे। ये 1 लाख करोड़ मतलब धीरे धीरे 10,000 करोड़, 25,000 करोड़ ऐसे बैच में वो पैसा लोन में दे रहे हैं। इससे फायदा क्या है, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए ये बैंकों के पास पहले से ज्यादा लोनेबल फंड आ जाएंगे। सपोज वो 5% में बोरो कर रहा है और फिर आपको 9% में लोन दे रहा है, सो ultimately economy will grow because you will get some money, you will buy something, people will get jobs, factories will expand and so on. So that is the long term repo operation. पैरेलली जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और ये ट्रेडिशनल शॉर्ट टर्म रेपो रेट होते हैं और उसके जो ऑपरेशन, उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया। ये तो ऐसा कि थर्ड थिंग वी हैव स्टार्टेड, वो पुरानी वाली चीजों को एलिमिनेट नहीं किया, सब्स्यूम नहीं किया। MSF भी चालू है, शॉर्ट टर्म रेपो भी चालू है। उसके आगे इसकी सब ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी दी गई हैं, बट जैसा मैंने 2-3 स्लाइड पहले आपको बताया, हाउ दिस अफेक्ट द बॉन्ड यील्ड एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड, वो सब एग्जाम के लिए पुअर कॉस्ट बेनिफिट है, प्रिपेयर करने का मतलब नहीं। मैक्सिमम इसमें तैयारी करने लायक कीवर्ड्स क्या है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में, 1 ईयर एंड 3 ईयर की मियादी के लिए है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म से होगा और इसका इंटरेस्ट रेट अलग नहीं, जो भी रेपो रेट का इंटरेस्ट चल रहा है सपोज 5.15 तो वही इसका रहेगा। एंड इट हैज नॉट सब्स्यूम्ड MSF और शॉर्ट टर्म रेपो रेट। मित्रों ये जो अभी हमने पढ़ा इसमें भी मॉरल आउटरेज इज नॉट रिक्वायर्ड। कुछ लोग बहुत आवेश में आ जाते हैं कि अगर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो इसको बैंक रेट क्यों नहीं बोला, और अगर ये रेपो रेट है तो फिर ये शॉर्ट टर्म क्यों नहीं है, ये ऐसा लॉन्ग टर्म क्यों है। तो इसका क्या जवाब हो सकता है, यू गो एंड आस्क इट टू शक्तिकांता दास, उसने ऐसा क्यों किया। RBI एक्ट के अंदर बोला है कि रेपो रेट इज गोइंग टू बी पॉलिसी रेट और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी सिर्फ रेपो रेट डिसाइड करती है। बैंक रेट डिसाइड करना, SLR, CRR, MSF, वो सब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के हाथ में नहीं। सो इफ गवर्नर वांटेड वो पैरेलली कुछ भी कर सकता था, बट उसने सोचा वो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के जरिए ये सब करना है, सो देयरफॉर रेपो रेट ही इसको रखा है नाम, एंड दे आर डूइंग इट ऑफ कोर्स फॉर अ लिटिल लॉन्गर टर्म। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो ये सब तमाशा बंद करवाने के लिए ये वाला लिंक है, वहां पर आप अपने सजेशन या कमेंट भेज सकते हैं RBI को। बट जब तक वो रिफॉर्म नहीं करे तो भाई जो है वैसे तैयार करो एंड देन यू गो अहेड। वैसे आप जानते होंगे ये शक्तिकांता दास इज ऑल्सो अ फॉर्मर IAS ऑफिसर, सो इफ यू बिकम IAS ऑफिसर देन यू कैन होप टू बिकम एट सम स्टेज RBI गवर्नर। तो फिर ऐसा तमाशा मत करना, यू डू द थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एनीवेज मूविंग ऑन, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वो पुरानी बैच के स्टूडेंट ही हैं एंड यूजुअली उनका ये क्वेश्चन होता है, सर मैं प्रीलिम 2019 की बैच में था, नाउ दिस 2020 प्रीलिम इज कमिंग और आपकी पैरेलल कुछ और भी इकोनॉमी की क्लास चल रही है, तो उसको ज्वाइन करना है कि नहीं। सो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दैट थिंग एज वेल। वैसे फेब्रुआरी में लास्ट वीक को ही 15 फेब को इकोनॉमी का मेरा नया बैच लॉन्च हुआ था, जहाँ पर सभी चीज़ हम लोग फ्रॉम स्क्रैच वी आर लर्निंग। इफ यू वांट टू ज्वाइन द डिस्काउंट कूपन कोड इज mrunal.org। लेकिन जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हैं उनको तो मेरा सजेशन है एज सच यू डोंट हैव टू ज्वाइन, आपने ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कंटेंट विल बी वन एंड सेम। उसमें नई चीज तो क्या होगी, लेटेस्ट जो बजट आया 1 फरवरी को, लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आया 31 जनवरी को, और फिर ये कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट फ्रॉम जून 2019 ऑनवर्ड, जैसे ये अभी हमने देखा है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, CRR एग्जेम्पशन फॉर 5 years एंड सो ऑन। तो ये जो पुराने स्टूडेंट थे उनको ये पूरी, आप अगर पढ़ने गए अगेन थ्रू द एंटायर बैच, यू इफ यू सिट थ्रू दैट तो वो तो बहुत सारा रिपीटेशन आपको होगा। सो देयरफॉर फॉर योर बेनिफिट मैं ये करने वाला हूँ कि अलग से विन CSP 20 अपडेट पैक, जैसे विंडोज का विंडोज 10 अपडेट पैक होता है, ऐसा मैं ये विन CSP 20 अपडेट पैक
ऐसे टैग के साथ जितना भी ये नया अपडेट आया है उसके हैंडआउट और फ्री में वीडियो वो धीरे धीरे मैं सर्कुलेट करना शुरू करूंगा फ्रॉम मार्च एंड अप्रैल मंथ। तो ये जो पुरानी बैच के स्टूडेंट थे, चाहे वो प्रीलिम 2019 के थे या फिर जून में आए थे या फिर अक्टूबर में आए थे, दे विल ऑल बेनिफिट, राइट? सो यू डोंट हैव टू सिट थ्रू द न्यू बैच। बट आप में से जो एकदम नए हैं, देन यस, इट इज एडवाइजेबल दैट यू कुड ज्वाइन दिस न्यू बैच। कैन वापस आते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे, वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। सो मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, उसके अंदर ये रेपो सीआरआर दो क्वेश्चन हमने देख लिए। उसके बाद पिलर वन में हम लोग पढ़ते हैं बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर, जैसे ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, आरबीआई का डिविडेंड, बासेल नॉर्म्स एंड सो ऑन। उसके बाद शेयर मार्केट, सेबी, आईपीओ, पार्टिसिपेटरी नोट्स, म्यूचुअल फंड्स, राइट्स इनवाइट्स, वो सब चीज़ें। एंड लास्टली पेंशन एंड इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स। तो यहाँ से भी ये रिसेंट 3 एग्जाम में यूपीएससी ने कुछ प्रश्न पूछे थे, उसको भी अब सॉल्व करते हैं। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2020, जो कि हुआ था अभी जनवरी मंथ में। हियर ऑल्सो आई गिव यू 5 ऑप्शंस एंड यू हैव 1 minute 20 seconds. ई ऑप्शन वाज मेंट फॉर स्किप, बट यहाँ पर लिख नहीं पाए। 10% felt that they will skip the thing. कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षवर्धन, संकेत, दीपक, नलिन, प्रतीक, मनीष, सरोज, विवेक, प्रफुल्ल, शिवम एंड अदर्स, आपने सही जवाब टिक किया। वैसे आपको लगे सर ये तो किधर इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बासेल कन्वेंशन, दिस इज समथिंग अबाउट एनवायरमेंट। दैट इज ट्रू, बट बासेल इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैंकिंग नॉर्म्स, तो हम लोग देख लेते हैं मैटर क्या है। सो बासेल कन्वेंशन या बासेल नॉर्म्स, एटलीस्ट आपको पता होगा बैंकिंग सुपरविजन स्विट्जरलैंड के अंदर कहीं पर ये लोग बैठते हैं। तो अगर बासेल कन्वेंशन सेपरेटली कोई एनवायरमेंट मैटर के लिए हुआ भी है तो उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दिए होंगे। इंडियन स्टैंडर्ड फॉर पॉल्यूशन मेजरमेंट एंड प्रिवेंशन या इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, लगता नहीं। क्योंकि अगर इंडिया के स्टैंडर्ड बनाने होते तो भारत सरकार और उसकी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वो स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में जाके क्यों मीटिंग करते? वो जाकर वाराणसी में, अमेठी में, रायबरेली में, जिधर भी प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी है या उसका होम स्टेट है, उधर जाके मीटिंग करते, राइट? सो ए एंड सी इज नॉट मेकिंग सेंस एज लॉन्ग एज वी हैव द ऑप्शन बी, हो सकता है या फिर बी हो सकता है। एनीवे, सो व्हाट इज द आंसर? ये स्विट्जरलैंड देश है, वहां आप देखिए नॉर्दर्न साइड में बासेल नाम का एक शहर है। इट इज़ फेमस फॉर टू थिंग्स। एक तो वहां पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी बीआईएस है, और उसकी एक कमिटी है ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिसने बैंकों की सब लिक्विडिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ नॉर्म्स बनाए, जिसे आप बोलते हैं बासेल नॉर्म्स। 88 में बने थे, 2004 में, 2011 में। एंड सेपरेटली दिस बासेल सिटी इज ऑल्सो फेमस फॉर 1989 में उधर यूएन कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट फॉर हैजार्डस वेस्ट, कुछ खराब किस्म के कचरे उसका एक देश से दूसरी देश पे जब स्थानांतर हो रहा है, उसके कुछ नियम उन्होंने बनाए थे। सो देयरफॉर द आंसर इज व्हाट? बी इज द थिंग, इंटरनेशनल गाइडलाइन टू कंट्रोल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट फॉर दिस। एनीवेज, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला है सीडीएस 2020 से। अगेन आई गिव यू 5 ऑप्शंस
and for this only 1 minute. Alright, so timer is over. Congratulations, Harshvardhan, Sanket, Deepak, Nalin, Pratik, Saroj, Vivek, Praful, Shivam, Surendra and others. You have take the correct answer. जब भी यूपीएससी का कोई क्वेश्चन पेपर देखे आप उसके साथ ये भी देखे कि कौन से टाइम फ्रेम में पूछा गया. सो जस्ट नाउ वी विल सी. ये एक बैंक था, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक. 2019 एंड आई थिंक द मंथ वाज सितंबर. पता चला कि इन लोगों ने एक ऐसी कंपनी को ये लोन देते रहे जिसकी वापस लोन रिपे करने की कैपेसिटी नहीं थी, फिर भी उसको और लोन देते रहे. अगर आप किसी ज़ॉम्बी को खाना खिलाए, इज इट अ प्रोडक्टिव थिंग? नो. सो व्हाट दे वर डूइंग इज कॉल्ड ज़ॉम्बी लैंडिंग. ऐसी कंपनियों को लोन में पैसा देना जो पहले भी पैसा बर्बाद कर चुके हैं और फिर भी आप उसको और पैसा दे रहे. सो द नेम ऑफ द कंपनी वाज HDIIL. और ये PMC बैंक के डायरेक्टर, उसके साथ कुछ करप्शन में जोल जाल चल रहा था एंड एज अ रिजल्ट ये PMC बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया. बैंक शायद कोलैप्स हो जाता. ऑफकोर्स ऐसी परिस्थिति में CRR SLR सब बफर में पैसा रखते हैं, बट इवन दैट वाज इनसफिशिएंट टू कवर द लॉसेस. तो अचानक से अगर सभी बैंक डिपॉजिटर आके अपना पैसा वापस मांगना शुरू करे, बैंक कुड नॉट हैव ऑनर्ड द थिंग. इसलिए RBI ने ये सब डिपॉजिटर्स के ऊपर कुछ विड्रॉल लिमिट्स की. एक आदमी अगले 6 महीने के लिए 1,000 रुपये से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता. फिर ये सब डिपॉजिटर ने धमाल किया तो 10,000 बढ़ा के कर दिया, देन 50,000 एंड सो ऑन. बॉल बाय बॉल कॉमेडी वाज गोइंग ऑन. सो द आंसर इज व्हाट. ये कौन सी बैंक थी जिसके ऊपर 6 महीने के लिए RBI ने डिपॉजिट विड्रॉल पर कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे थे? द आंसर इज पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि PMC बैंक. मित्रों, ये एक टाइप का फैक्चुअल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. या तो आपको पता है या नहीं पता है. एंड इफ यू लुक एट द क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, इंडस बैंक, धनलक्ष्मी, साउथ इंडियन बैंक, ये सभी लो प्रोफाइल बैंक है. अगर SBI या एक्सिस बैंक लिखा होता तो हम शायद एलिमिनेट कर पाते, बट ऐसा 50-50 का भी इधर कोई चांस नहीं है. सो आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट. तो या तो टिक करो या इसको स्किप करो. 10% लोगों ने स्किप किया, उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग और नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट. अब देखिए टाइम फ्रेम के हिसाब से ये CDS एग्जाम हुई थी जनवरी 2020 में और ये विड्रॉवल लिमिट लगी थी आई थिंक सितंबर के 2019 में. यानी कि जब भी CDS एग्जाम होती है तो हमें कम से कम कितना पता होना चाहिए? -3 मंथ्स, मतलब दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर एंड सितंबर, मतलब पिछले 4 महीने का तो इकोनॉमी का कुछ या उससे पहले का भी पता होना चाहिए. सो लाइक दैट यू कीप डूइंग द एनालिसिस ऑफ ऑल द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ अ गिवन एग्जाम. जहां पर भी आपका सपना है, आपको ये सपोज यू वांट टू बिकम ए आर्मी ऑफिसर, सो यू गो थ्रू लास्ट 5 years पेपर इन दिस मैनर एंड ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज कि कितने टाइम फ्रेम में मुझे तैयार करना है. तो आप में से जिन लोगों ने 10% लोगों ने बोला मैं इसको स्किप करूंगा, देन आई वुड बिलीव कि वो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी है. बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़पेपर फॉर लेट अस से लास्ट 4 months, तो कहीं ना कहीं तो नाम में सुना होगा PMC बैंक का कुछ स्कैम चल रहा है. अनदर थिंग, जब भी UPSC का पेपर देखे तो आपने ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने क्या नहीं पूछा.
व्हाट दे डिड नॉट आस्क। सिंपल क्वेश्चन दे आस्क कि कौन से बैंक के ऊपर विड्रॉवल लिमिट है, आंसर इज पीएमसी। उन्होंने क्या नहीं पूछा, उन्होंने आपको ये नहीं पूछा व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कैमस्टर कंपनी, वो एचडीआईएल कंपनी को लोन में दिया था या किंगफिशर को दिया था या टाटा को दिया था। व्हाट इज द एग्जैक्ट विड्रॉवल लिमिट की 1,000 विड्रॉ कर सकते हैं या 5,000 या 50,000, नहीं पूछा। कौन से मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया, व्हाट इज द टोटल क्वांटम ऑफ एनपीए और सम अदर थिंग, दे हैव नॉट आस्क्ड। तो अब समझिए यूपीएससी पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस नेगेटिव टाइप ऑफ न्यूज रैली क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर पूछते भी हैं तो बेसिक अवेयरनेस आपकी करंट अफेयर्स में आप देख के जाते हैं कि नहीं, ओनली दैट दे वांट टू सी, सो दैट मच इज सफिशिएंट। ऑफकोर्स यहाँ पर भी ये वाले पर्टिकुलर न्यूज आइटम में से कुछ प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले उसमें भी एकदम टेक्निकल और टफ टाइप के क्वेश्चन निकालते होंगे, एचडीआईएल और इसका टोटल एक्सपोजर इतने करोड़ का था वगैरह वगैरह, वो सब कोई काम का है नहीं। यू फोकस ऑन द बेसिक थिंग्स फर्स्ट। यही सीडीएस एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा गया इन 2020। अगेन आई गिव यू 5 ऑप्शंस एंड 1 मिनट। So timer is over. Congratulations विवेक, हर्षवर्धन, शिवम, चिंतन, हिम तेजा, रोहित, हरीश, संकेत, अमित, दीपक एंड अदर्स। ये जो लाइव क्विज होती है उसमें सिस्टम ऐसा होता है कि जिसने ज़्यादा करेक्ट किए, टोटल वी हैव सीन 5 क्वेश्चन, तो उसमें जिसके सबसे ज़्यादा करेक्ट होंगे उसके वो नंबर आगे दिखाएगा कंपेयर टू अदर। तो ऑफकोर्स आपका भी नाम इसमें होगा बट वो मुझे डिस्प्ले नहीं करता, आई विल सी ओनली द फर्स्ट 10 और सम पीपल। खैर ये क्वेश्चन के अंदर 16% फेल दैट वी विल स्किप द थिंग, 44 को लगा थॉमस कुक होना चाहिए। प्रश्न ये कि इनमें से कौन से ट्रैवल जायंट मतलब ट्रैवल रिलेटेड कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल की, मतलब दिवालिया हो गया, उसने दुकान बंद कर दी। ये थॉमस कुक नाम की कंपनी ओरिजिनली 1841 में स्थापना हुई थी इंग्लैंड के अंदर। उसका काम है ट्रैवल रिलेटेड फाइनेंस, मतलब आपने अगर इंडिया से यूके जा रहे हैं या लंदन या अमेरिका तो करेंसी एक्सचेंज में मदद करेगा। ट्रैवल लगेज के ऊपर इंश्योरेंस, टिकट बुकिंग, होटल अकोमोडेशन, टूर पैकेज, मतलब सिंगापुर की 5 दिन की यात्रा इतने लाख रुपए की वगैरह, लाइक दैट दे विल फैसिलिटी दे विल प्रोवाइड। लेकिन ऐसे जो भी ट्रैवल एजेंट थे उनकी दुकान आजकल ठीक से चल नहीं रही, बिकॉज एक ऐप आ गया एयरबीएनबी, जहां पर लोग खुद से अपना ही मकान टूरिस्ट को किराए पर दे सकते हैं, तो होटल वालों को भी दिक्कत आ रही है। फिर ये ट्रीवागो, मेक माई ट्रिप एंड सो मेनी अदर ऑनलाइन एप्स एंड वेबसाइट्स आर देयर। तो ट्रेडिशनल ऐसे ट्रैवल बुकिंग एजेंट को बिजनेस मिल नहीं रहा है। थॉमस कुक ने बहुत सारे लोन लिए थे, उसको वो वापस नहीं चुका पाया, और 2019, और ये वाला भी न्यूज आइटम आई थिंक सितंबर में ही हुआ था, उसने जिन जिन बैंकों से इंग्लैंड में लोन लिया था, ही ट्राई टू वर्क आउट सम रेजोल्यूशन प्लान, मतलब गिव मी सम एक्सटेंशन, मैं 5 नहीं 10 साल बाद लोन वापस करता हूँ, मैं 12 नहीं 10% इंटरेस्ट पे करता हूँ। ही ट्राई टू वर्क आउट सम रेजोल्यूशन बट हो नहीं पाया। यूके गवर्नमेंट ने भी उसकी कोई मदद नहीं करी, बिकॉज थॉमस कुक की इच्छा थी कि हमें बेल आउट के रूप में सरकार कुछ पैसा दे दे, बट इट डिडंट हैपन। सो अल्टीमेटली दे फाइल फॉर बैंक्रप्सी, मतलब दिवालिया खुद को घोषित कर दिया, और फिर कंपलसरी लिक्विडेशन मतलब नीलामी, उसके होटल या एरोप्लेन जो भी थे बिक गए। सो दिस इज ऑल्सो रादर नेगेटिव न्यूज, और वो भी नॉन इंडिया, भारत के बाहर की कोई कंपनी के बारे में पूछा गया। सो रिलेटिवली यूनिक एंड अनप्रेसिडेंटेड, पहले शायद ही कभी ऐसा यूपीएससी एग्जाम में देखा गया है। खैर, तो प्रश्न का जवाब क्या है, डी इज द आंसर, थॉमस कुक ने दिवालिया घोषित किया था। एंड अगेन ये सीडीएस एग्जाम जनवरी में थी, और उन्होंने पूछा करंट अफेयर्स का सितंबर 2019, मतलब पिछले 4 महीने का तो हमको पता होना चाहिए। और यहाँ 50-50 एलिमिनेशन का कोई अवकाश नहीं, क्योंकि बाकी सब एक्सपीडिया, कॉक्स एंड किंग, ये सब भी उसने खुद ही बोल दिया दीज आर ट्रैवल जायंट, सो वी कैन नॉट एलिमिनेट एनी ऑफ देम। तो या तो 100% श्योरिटी से पता होना चाहिए, इसको स्किप करो। ये वाली भी चीज भी इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सब में
न्यूज़ में थी, बट व्हाट विल हैपन, न्यूज़पेपर इतना बड़ा होता है तो साइड में जो इधर छोटे छोटे कॉलम होते हैं, 1 2 3 4, वहाँ कहीं पर उन्होंने ये मेंशन किया. सो यू शुड कीप अ हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल कल्टिवेट दिस. तो दैट वाज द फिफ्थ क्वेश्चन. बट यहाँ पर भी देखिए उन्होंने क्या नहीं पूछा. इन विच ईयर दिस कंपनी वॉज सेटअप, 1841, वो कुछ काम का नहीं. इसका हेडक्वार्टर किधर है, लंदन में है या कहीं और. व्हाट वाज द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ लोन डिफॉल्ट इन पाउंड्स, नॉट आस्क्ड. क्योंकि ये सब कुछ काम का नहीं है. सो अगेन सेम थिंग, बेसिक अवेयरनेस पर फोकस करिए, क्या पूछ रहे हैं उस पर फोकस करिए. द हिंदू वाले उसका भी कॉलम बनाएंगे, ये लोग इसकी भी कॉमेंट्री माए, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम. एनीवेज मूविंग ऑन. ये अब हम लोग जाते हैं सेबी शेयर मार्केट की ओर, और वहां से एक प्रश्न पूछा गया. Again, E option will be skip. So I'll give you 1 minute here. This is from Indian Engineering Exam 2020. Some 54% felt C should be the answer. Congratulations, Vivek, Harshvardhan, Shivam, Chintan, Himteja, Rohit, Sanket, Amit, Vaibhav, Govind, and others. Yes, so Indian Engineering Service Exam, an individual investor who invests in E project usually during an early stage is called which of the following? If you go through this Indian Engineering Service Exam, उसमें भी एक जनरल स्टडीज टाइप का MCQ पेपर होता है, बट उधर जो इकोनॉमी के क्वेश्चन निकलते हैं दे आर मेनली फोकस्ड टुवर्ड द कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस एंड समटाइम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स. जो ट्रेडिशनल चीजें हम समझते हैं, बजट, टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्कीम, वहां से कम ही होते हैं प्रश्न. बट नॉन द लेस इट इज आस्क्ड, और वैसे तो कुछ रेलेवेंट ही दिखता है. सो व्हाट कुड बी द आंसर, लेट अस चेक. सो कोई भी ये पेटीएम है, अर्बन लैडर, स्नैपडील, व्हेन दे स्टार्ट द कंपनी, इनिशियल स्टेज में स्टार्टअप कंपनी होती है, उसको इक्विटी फाइनेंस या शेयर होल्डिंग के रूप में मदद करने के लिए कुछ होते हैं वेंचर कैपिटल फंड. बट दे आर लाइक प्रोफेशनल कंपनीज जो कि स्टार्टअप की मदद करते हैं, एंड इट इज लाइक देयर ब्रेड एंड बटर, 24/7 उनका यही धंधा है. सामने कुछ होते हैं एंजल इन्वेस्टर, जैसे रतन टाटा ने ये सब कंपनियों के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है. वैसे उसका ओरिजिनल काम है तो टाटा सन्स लिमिटेड चलाना, गाड़ियां बनाना, स्टील बनाना, बट ही इज अ रिच पर्सन जिसको प्रॉफिट मोटिव या बस टाइम पास या हॉबी, पैशन, मजा आता है तो वो पैसा इन्वेस्ट ऐसे करता है. सो ही इज एन एंजल इन्वेस्टर. देयर कुड ऑल्सो बी अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर. कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ऐसा होता है जिसका गोल है टू एक्वायर द कंपनी और इट्स टेक्नोलॉजी एट अ लेटर स्टेज. सपोज रतन टाटा वो अर्बन लैडर फर्नीचर की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ये सोच के कि आगे चल के मैं टाटा फर्नीचर या गोदरेज फर्नीचर ऐसा कुछ खरीदने वाला हूँ, इसमें ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लूंगा और मेरा इतना बड़ा साम्राज्य हो जाएगा. इफ ही इज डूइंग विद दैट टाइप ऑफ थिंकिंग, देन यू कुड कॉल हिम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस ए भी हो सकता था, सी भी हो सकता, बिकॉज इट इज सेइंग एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर. इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब वेंचर कैपिटल वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक कंपनी होती है जो दूसरी कंपनियों की मदद करती है. फाउंडर कैपिटल, तो फाउंडर कैपिटल मतलब पूंजी. इट इज नॉट आस्किंग अबाउट पूंजी, इट इज आस्किंग अबाउट इन्वेस्टर. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी वो दो अलग चीजें हैं. इधर पूछा गया व्यक्ति कौन है, प्रक्रिया क्या है या वस्तु क्या है, वो नहीं पूछा गया. एनीवेज, तो आउट ऑफ द गिवन थिंग्स जेनेरिक सोच हम अगर लगाएं तो जवाब लगता है एंजल इन्वेस्टर शुड बी द राइट थिंग. अगर उसने क्वेश्चन में ज्यादा रिफाइन करके पूछा होता कि जो ऐसा इंडिविजुअल है जो कि इन्वेस्ट कर रहा है विथ अ गोल ऑफ एक्वायरिंग द कंपनी और टेक्नोलॉजी एट अ लेटर डेट, देन इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट आंसर. बट इन द गिवन थिंग सी इज मेकिंग सेंस. तो हम लोग ये मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, उसमें हमने देखा CRR रेपो. फिर ये बर्निंग इश्यूज में दो नेगेटिव न्यूज वाले MCQ देखे, थॉमस कुक और वो
पीएमसी बैंक वाला। इधर शेयर मार्केट में से स्टार्टअप रिलेटेड चीजें कुछ एक प्रश्न देख लिया। नाउ इन दिस इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर वहां से भी दो प्रश्न पूछे थे, बट नाउ लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद वी विल कंटिन्यू दिस क्विज। सो अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
All right, friends, so our 5 minute break is over. Continuing forward, up to question is there from the pension insurance related government schemes. So the question from CDS 2020 is in front of you, and you have 1 minute 20 seconds. सुप्रतीक, सचिन कुमार, वंदिता, कैलाश, वीरेंद्र, अनुबा, सोनू सिंह, Manish Singh, Krishna, विमल कुमार एंड अदर्स. यू हैव टिक द करेक्ट आंसर. 2% लोगों ने बोला हम स्किप करेंगे. अराउंड 50% फेल दैट डी शुड बी द आंसर. बाकी सब लोग इधर उधर थे. सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम, एंड दिस इज आस्क्ड इन CDS 2020. मतलब आपने गलत स्टेटमेंट ढूंढना है. यह आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका पूरा नाम ऐसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. सो इट बेसिकली गिव्स 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस एनुअली फॉर अ गिवन फैमिली. तो जो डी ऑप्शन है, इट प्रोवाइड्स अ बेनिफिट ऑफ 10 लाख रुपीज पर फैमिली. नहीं, इट प्रोवाइड्स 5 लाख रुपीज. बाकी सब स्टेटमेंट करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल दी फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज नो कैप ऑन फैमिली साइज और एज, वो सही है. स्कीम इंक्लूड्स प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी सही. डिफाइंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑल्सो गिवन, वो भी सही. सो व्हाट इज रॉन्ग इज आस्क्ड. द आंसर इज डी इज रॉन्ग बिकॉज 5 लाख गिवन. सो दिस इज फ्रॉम CDS 2020. उसके बाद जियोलॉजिस्ट की यूपीएससी ने एग्जाम ली, उधर भी यही योजना के बारे में पूछा. सो अगेन आई गिव यू 5 ऑप्शन एंड 1 minute. So Suresh, Manish, Shim Teja, Seriak, Experience, Suresh, Shrey, Girish, Sanket, Harshvardhan, Chintan, Vivek and others, you have ticked correctly. इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन के अंदर 0% लोगों ने बोला हम स्किप करेंगे. 53% फेल डी शुड बी द आंसर. ये जियोलॉजिस्ट एग्जाम में पूछा गया है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम इज फॉर, इनमें से कौन उसका लाभार्थी है? सो ऑब्जर्व, ये नरेंद्र मोदी सरकार आने पर बहुत सारी स्कीम उन्होंने लॉन्च करी है. यूजुअली उनके नाम संस्कृताइज टाइप के होते हैं, हिंदी संस्कृत का मिश्रण, और नाम के अंदर यूजुअली टारगेट बेनिफिशियरी का नाम भी होता है. अगर कोई महिला के लिए योजना होगी तो उसमें सुकन्या समृद्धि योजना, कि बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट बैंक में पैसा सेव करो. कुछ जननी सुरक्षा योजना, मातृवंदना योजना, फ्री में डिलीवरी करवाएंगे या प्रेग्नेंट वीमेन को पैसा देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. So the name itself is giving the hint that it is related to women.
सिमिलरली अगर ओल्ड एज के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ है तो जैसे वयोश्री योजना, वय वंदना योजना, कुछ फ्री में मेडिकल किट देंगे, या उसको एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट करे उस पर गारंटीड इंटरेस्ट रेट देंगे. सो बेनिफिशियरीज नेम इज यूजुअली इंक्लूडेड इन द नेम इटसेल्फ. तो अगर ये आयुष्मान भारत योजना है तो नाम से ही अगर वीमेन रिलेटेड, तो मीन्स ओनली वीमेन डजंट सीम लाइक दैट, ओनली ओल्ड एज पीपल डजंट सीम लाइक दैट. तो हो सकता है या तो एवरी सिटीजन के लिए है, या फिर कि सिर्फ पुअर और वल्नरेबल के लिए है. सो वी आर बिटवीन दी बी ऑप्शन या डी ऑप्शन में 50-50 कुछ भी टिक कर दो. अब यहाँ पर आए हैं तो देख ही लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एंटायर टॉपिक. बजट 2018, वहाँ पर सरकार ने बोला आयुष्मान भारत इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे. उसके दो कंपोनेंट होंगे. पहला कंपोनेंट, भारत के अंदर 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे. वहाँ पर फ्री में ड्रग्स, मेडिसिन, मेडिकल चेकअप, मदर एंड चाइल्ड केयर, वो सब दिया जाएगा. तो ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वेल दैट इज फॉर एवरी सिटीजन. वहाँ मुकेश अंबानी जाए तो उसको भी फ्री में, अगर बुखार आ रहा है तो उसको दवाई देंगे, उससे कुछ पैसा नहीं मांगी. सो इट इज देयर. सो दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट. सेकंड कंपोनेंट जिसका नाम है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, यानी आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, आगे चल के फिर उसका नाम चेंज कर दिया. मोदी सरकार ने बोला उसे बोलेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी पीएम जय, जहां पर 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस पर ईयर दिया जाएगा भारत के 10 करोड़ गरीब परिवारों को, 10 करोड़ पुअर फैमिलीज हु विल बी आइडेंटिफाइड थ्रू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. यानी कि हेल्थ केयर ओके, इट इज फ्री फॉर एवरी सिटीजन, बट एज लॉन्ग एज दिस हेल्थ इंश्योरेंस इज कंसर्न, वेल दैट इज ओनली फॉर द पुअर फैमिली, सिर्फ गरीब लोगों के लिए है. और प्रश्न में क्या पूछा है, हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए वाला, वेल दैट इज फ्री ओनली फॉर, तो जवाब क्या है, द आंसर इज बी इज द आंसर, ओनली पुअर एंड वल्नरेबल. एवरी सिटीजन, वीमेन या ओल्ड एज, उससे सामने डी इज द राइट थिंग. सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पिलर, मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस में से सीडीएस, जियोलॉजिस्ट, इंजीनियरिंग के कुछ प्रश्न देखे. नाउ वी आर मूविंग टू द पिलर 2, दैट इज बजट, टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंस, 15 फाइनेंस कमीशन एंड अदर थिंग्स. इधर से भी कुछ प्रश्न थे. एंड यस, अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पीकिंग ऑफ दिस बजट एंड एवरीथिंग, लेटेस्ट बजट और उसके बाद लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे भी आया, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुब्रमण्यन ने लिखा. वो सब क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, द आंसर इज यस. फॉर एग्जाम्पल, बट वो हम लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग वो पढ़ेंगे पिलर वाइज. जैसे कि वॉल्यूम 1 चैप्टर 11 थालीनॉमिक्स, उसमें वो उसने बोला कि कैसे द फूड प्राइजेस हैव बीन रिड्यूस्ड और कंटेन ड्यूरिंग द मोदी गवर्नमेंट. तो वो हम लोग पढ़ेंगे पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और उसके साथ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पिलर 4C इन्फ्लेशन में देखेंगे. उसी प्रकार जीडीपी ग्रोथ रेट इज ओवर स्टेटेड इन इंडिया और नॉट, तो वो 4C वहाँ पर जीडीपी के अंदर देखेंगे. सो रादर देन गोइंग थ्रू चैप्टर वाइज हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे द पिलर वाइज. एंड इन दैट रिगार्ड ऑल्सो आई एम हैप्पी टू शेयर कि लेटेस्ट इकोनॉमी बजट सर्वे के साथ नया मेरा इकोनॉमी बेंच लास्ट वीक से ही लॉन्च हुआ है, मतलब 15 फरवरी से. यूजुअली रात को 9 बजे से 11:30 तक, वीक में 3 से 4 दिन क्लासेस होती है. क्लास के साथ फ्री में रिवीजन, हैंड आउट, हिंदी टर्मिनोलॉजी भी उसके अंदर है. लेटेस्ट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल्सो डन देयर. वीकली क्विज भी होती है, उसमें रैंकिंग भी मिलता है. एंड नाइट टाइम is there, so even working professional and housewife they can also attend the things live. So if you are interested to join, उसके लिए आप चेकआउट में mrunal.org कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, यू गेट 10% डिस्काउंट. और जो पुरानी बैच के स्टूडेंट है उनको भी, तो मैंने आगे भी बताया, यू डोंट हैव टू ज्वाइन दैट थिंग, ये आपको मैं फ्री में अलग से इसका पीडीएफ वीडियो बना के आई विल शेयर इट विथ यू, सो दैट यू डोंट हैव टू सिट थ्रू दिस एंटायर थिंग. क्योंकि जो नई बैच है वहाँ तो हम लोग हर एक चीज़ बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे बजट तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, वो तो आपको पता होगा पुरानी बैच के स्टूडेंट को. तो सिर्फ हमने तो इतना ही देखना है आपके लिए कि लेटेस्ट बजट में क्या नए इनकम टैक्स स्लैब बने. एनीवेज, कमिंग बैक टू दी पिलर 2, वहाँ से जियोलॉजिस्ट की एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया. एंड आई गिव यू अगेन 5 ऑप्शंस एंड 1 minute 20 seconds.
दीपंजय, मनीष सिंह, अनुपम दास, भूपेंद्र कुमार, नीतीश गुप्ता, शालीन, मितेश, राहुल, वीरेंद्र, हिमांशु, निशांत साहू, अनुश्री पटेल, अशोक, दुर्गा, मोचन सोलंकी, अभिनव जैन, वैभव, हर्षवर्धन, अनिदिता, विनायक, मैनी अदर्स, दर्शन परमार, रणवीर कुमार, सुरेश, मनीष चिंतन, हिम तेजा, अमित अग्रवाल, गोविंद पांडे एंड अदर्स। यू हैव टेक द करेक्ट आंसर। 3% को लगा कि वो स्किप करेंगे। वैसे ये प्रश्न थोड़ा पॉलिटी का भी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। सो द क्वेश्चन इन जियोलॉजिस्ट एग्जाम वाज फाइनेंस कमीशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू, मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट पकड़ना है। फाइनेंस कमीशन, लेटेस्ट 15 फाइनेंस कमीशन बना, चेयरमैन है एनके सिंह। सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन वो जो भी रेकमेंडेड चीजें अपना रिपोर्ट देंगे और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम कौन देखेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो काम फाइनेंस कमीशन का है। एंड सेपरेटली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी क्या होनी चाहिए, उसके लिए पे कमीशन बनता है। 7 पे कमीशन आखिर में बना था जस्टिस ए के माथुर, और वो सब काम फाइनेंस मिनिस्ट्री देखता है, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो दैट मीन्स टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रांटिंग एड, उसके लिए अलग चीज होती है, सैलरी के लिए अलग चीज होती है। सो द डी ऑप्शन, इट रेकमेंड्स द मेजर रिगार्डिंग द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो गलत है, उसके लिए देयर इज अ सेपरेट पे कमीशन। डायरेक्टिव वर्ड क्या है, जियोलॉजिस्ट एग्जाम में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो कुछ बार पहला ही ऑप्शन आप देखेंगे और आपको फाइनेंस कमीशन पूछा है और पहला ऑप्शन इट रेकमेंड टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो ये करेक्ट नहीं करना भाई, वो ट्रू स्टेटमेंट है, आपने फॉल्स स्टेटमेंट पकड़ना है। सो रियल एग्जाम के अंदर हैबिट रखिए, डायरेक्टिव वर्ड को हमेशा सर्कल करो, और इवन ये ऐसे भी ये करेक्ट है ये गलत है और मुझे क्या सही है गलत, देन ओनली देन यू डू दी टिक ऑफ दी ओएमआर शीट। और कॉम्प्लिकेट कर सकते थे अगर वो 1 2 3 4 स्टेटमेंट देते और फिर ओनली वन एंड थ्री, ओनली फोर, और फिर अगर आप केयरफुली नहीं देखे ओनली नॉट ट्रू या ट्रू पूछा है तो और गलती हो जाएगी। एनीवे, सो इट इज, नाउ वी नो अबाउट दिस। अनदर क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम CDS 2020, और यहाँ पर अगेन आई गिव यू 5 ऑप्शंस एंड 1 minute 20 seconds. राहुल, पुनीत, नलिन, अदिति, विनायक, निशांत, वत्सल, राज, सूरज, सुकांत, तेजस, गोविंद, अमित, जेरिया, चिंतन एंड अदर्स। यू हैव डन करेक्ट आंसर। 2% लोगों ने बोला हम स्किप करेंगे, एंड देयर इज नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट इट, क्योंकि ये जो क्रोनोलॉजी पूछी है मिलते जुलते सब बॉडीज हैं, आगे पीछे बने होंगे। सो इन रियल एग्जाम यू मे नॉट इवन नो कौन सा पहले या बाद में बना था, तो स्किप किया तो भी उसमें कोई गिल्ट फीलिंग होने की जरूरत नहीं। बट एनीवेज, व्हाट इज द करेक्ट थिंग, लेट अस चेक। फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इन्वेस्टमेंट कमीशन, इलेक्शन कमीशन। इसमें से फाइनेंस, प्लानिंग और इलेक्शन, दिस वी आर फेमिलियर, वो कहीं पर इकोनॉमी में या कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा। दिस इन्वेस्टमेंट कमीशन हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली बार ये नाम ही सुन रहे कि ऐसा कभी हुआ भी था। खैर, सपोज यू हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट थिंग,
अब फिर सोचना शुरू करिए कि आपको जब आज़ादी मिली आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, शुरू में आप जानते हैं नेहरू का सोशलिस्ट टाइप का रुख रहा था। सो इन दैट केस वुड ही बी इंटरेस्टेड इन मोबिलाइजिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? उसके लिए मैं अलग से कोई कमीशन बना दूं क्या? उसकी वो 50s या 60s में प्रायोरिटी रही होगी? डजंट सीम लाइक दैट। यानी कि आउट ऑफ द गिवन थिंग्स, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इवन इलेक्शन कमीशन को वो भूल जाए और इन्वेस्टमेंट कमीशन इन बिटवीन कहीं पर बिठा दे, क्योंकि बाकी की सब चीज़ें तो ओके 1950 से 52 में कहीं बनी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कमीशन विद इन दैट टाइम फ्रेम बनाओ, बात जमती नहीं है। सो दैट मीन्स ए कुड नॉट बी द आंसर, बी कुड नॉट बी द आंसर, द आंसर कुड बी व्हाट? या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह पर इन्वेस्टमेंट कमीशन लास्ट में है। तो इवन सपोज 90s में बना हो, शायद नरसिम्हा राव ने बनाया या फिर मनमोहन सिंह ने, इट कुड मेक सेंस। तो हम लोग अगर बी या सी 50-50 स्टेज तक आ गए तो फिर आपने आंख बंद करके कुछ भी टिक कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा 10 सवालों के लिए करेंगे, 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो करेक्ट आंसर के आपको 5 × 2 10 मार्क मिलेंगे, और गलत के थोड़े कट भी जाएंगे बट देयर विल बी सम नेट गेन। तो अगर आप 50-50 तक पहुंच सकते हैं देन ऑफकोर्स यू शुड टिक द थिंग। तो आप लोग में से जिन्होंने बी या सी टिक किया, माई अप्रिसिएशन कि चलिए आपने वहां तक तो आप पहुंचे। एनीवेज नाउ दैट इट इज आस्क्ड, लेट अस सी ये इन्वेस्टमेंट कमीशन चीज क्या होगी। अगर हम लोग विकीपीडिया पर जाकर प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़े, तो आप जानते हैं विकीपीडिया में नीचे जाओ तो वो रिलेटेड पेजेस या सी ऑल्सो में भी कुछ और दिखाता है, तो वहां पर ये इन्वेस्टमेंट कमीशन ऑफ इंडिया लिखा है। तो ये सब देखकर मुझे लगता है कि परहैप्स जो एग्जामिनर था वो खुद विकीपीडिया ब्राउज कर रहा था और प्लानिंग कमीशन देखते हो, सपोज ही वाज ट्राइंग टू फ्रेम सम एमसीक्यू ऑन प्लानिंग कमीशन, फिर नजर में चढ़ा अच्छा ये भी है, तो चलो ये सब भी बना देते। सो लाइक दैट ही वुड हैव फ्रेम दिस क्वेश्चन आई थिंक, क्योंकि एज सच मोदी एरा में ये प्लानिंग सॉरी इन्वेस्टमेंट कमीशन इट इज़ एन ओल्ड थिंग। 2004 to 2009 में ये इन्वेस्टमेंट कमीशन बनाया गया था। उसके चेयरमैन थे रतन टाटा, और उनको बोला था कि आप सुझाव दीजिए कि कैसे हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोसीजर्स को चेंज करें ताकि भारत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज कर सके। ऑफकोर्स आफ्टरवर्ड्स मोदी सरकार आने पर 2016 में गवर्नमेंट ने सोचा वापस इसको रिवाइव करते हैं, बट वो भी एकदम फेडेड, फिर कुछ आगे चला नहीं। सो दिस थिंग इज नाउ आस्क्ड इन 2020, मतलब ऑब्सक्योर टाइप ऑफ थिंग इट हैज बीन आस्क्ड, सो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको पता हो 2004 में ऐसा कुछ बना था। खैर इसको छोड़ो, बाकी सब चीजें चलिए वो पूछा है देख लेते हैं। जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन बना, पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। मार्च 1950 में बना प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन थे नेहरू। 1951 में बना फाइनेंस कमीशन, केसी नियोगी उसके फर्स्ट चेयरमैन थे। तो आपका होमवर्क ये है कि ये क्रोनोलॉजी लक्ष्मीकांत की बुक में जहाँ पर भी उसने इलेक्शन कमीशन या फाइनेंस कमीशन का चैप्टर दिया है, क्योंकि वो तो ऐसा है कि हाई प्रोफाइल आप एग्जाम के अगले अगले दिन भी शायद देख के जाएंगे, राइट? सो देयर यू राइट दिस थिंग्स, एटलीस्ट सम ब्रीफ वर्ड कि हाँ ये ऐसे सीक्वेंस में होता है, बिकॉज एक जगह पर पूछा है तो कुछ बार ये होता है कि सेम क्वेश्चंस आर somehow asked in different type of way but asked in other यूपीएससी एग्जाम्स। क्या तो अब तो हमको फैक्ट पता चल गए। सो नाउ व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज बी, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, और लास्ट में इन्वेस्टमेंट कमीशन बना था। दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम अर्लीस्ट टू लास्ट। सो दैट वाज बजट के अंदर पब्लिक फाइनेंस से कुछ प्रश्न पूछे गए। नाउ मूविंग टू द थर्ड पिलर ऑफ इकोनॉमी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, और उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज, आरसीईपी एंड डब्ल्यूटीओ एंड अदर थिंग्स। यहाँ से एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड हिस्टोरिक क्वेश्चन जियोलॉजिस्ट एग्जाम में पूछा, एंड अगेन आई गिव यू 5 ऑप्शंस एंड 1 मिनट।
सो सुप्रतीक, हर्षवर्धन, YJS, दालीवाल, प्रतीक, आनंद, सुरेश, मनीष सिंह, मुकेश सिंह, संकेत, विवेक, संतोष, ये अभी लीडर बोर्ड में आगे हैं क्योंकि इन्होंने अब तक हमने जो 11 MCQ देखे उसमें इनके सबसे ज्यादा करेक्ट हो रहे हैं. सो द क्वेश्चन फ्रॉम जियोलॉजिस्ट एग्जाम, आप डायरेक्टिव वर्ड देखिए. ईस्ट इंडिया कंपनी टू बिगिन विथ एक्सपोर्टेड इंडियन गुड्स टू वेस्टर्न कंट्री, विच वन ऑफ देम वॉज नॉट वन ऑफ द गुड्स इन द ट्रेड. मतलब वो कौन सी चीज एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था. डायरेक्टिव वर्ड इज नॉट, मतलब गलत वाला पकड़ना है. एनीवेज, इफ वी रीड अबाउट द एक्सपोर्ट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का क्लास 11 उसकी हिस्ट्री बुक में लिखा है कि ढाका का मुजलिन, मुजलिन मतलब फाइन क्वालिटी, एकदम महीन बारीक किस्म का कॉटन टेक्सटाइल, और सिल्क, वो दो चीज़ें वेस्टर्न कंट्रियों को बहुत पसंद थी और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था. सो दैट मीन्स व्हाट इज एक्सपोर्टेड, दिस मजलिन इज देयर एंड सिल्क इज देयर. उसके बाद मोर डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, सो वी गो थ्रू सम अदर एडवांस बुक्स लाइक कृष्णा रेड्डी की हिस्ट्री बुक. वैसे आपने जनरल स्टडीज में देखने की जरूरत नहीं, वो हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए. खैर, वो लिखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और फिर एक ज़माने में भारत से कैलिको कॉटन, वो भी बहुत स्पेशल टाइप का कॉटन, जो पहले 14,000 पीसीस इंपोर्ट करते थे उससे बढ़ के 2 लाख पीस हो गया बाय 1625. तो ये मतलब क्या दिखा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने पर कैलिको का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया. सो दैट मीन्स इवन बी इज देयर. और प्रश्न पूछा है क्या नहीं होगा. वेल, एटलीस्ट 3 वी हैव फाउंड, तो जो बचा दैट वाज नॉट एक्सपोर्टेड. ऑफकोर्स वैसे हम लोग इंटरनेट पे सर्च करें तो वहाँ तो ये भी लिस्ट मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत से वूल, ऊन का भी निर्यात करते थे. बट आउट ऑफ द गिवन थिंग्स अगर कुछ पकड़ना है तो कम, वी कुड रीफ्रेज इट कि नॉट अमॉन्ग द एक्सपोर्टेड गुड्स की जगह अगर ऐसा सोचना शुरू करें कि कौन सी चीज़ कम एक्सपोर्ट करते थे रादर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू या क्वांटिटी, तो वुल शायद हो सकता है. सो आंसर वुड बी डी. उसके बाद एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था, दिस इज फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल पॉलिसी लीव नो फ्रीडम टू प्राइवेट एंटरप्राइज टू बाय प्लांट मशीनरी रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री ऑफ इट्स चॉइस. तो क्या जवाब होगा उसका. इंपोर्ट कंट्रोल होगा जिस देश में, तो वो देश की कंपनियां बाहर से प्लांट मशीनरी रॉ मटेरियल अपनी मर्जी से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे. एंड दिस इज गिवन इन दिस एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उसमें वो एलपीजी रिफॉर्म से पहले कैसा नेहरूवियन सोशलिज्म और लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर आज, वहां पर उन्होंने बात करी. सो ऑब्वियसली ये तो करेक्ट और इजी है, तो मैंने इसको T25 के 25 क्वेश्चन में काउंट भी नहीं किया. बट ऑल क्वेश्चंस आर नॉट इजी लाइक दैट. कुछ बार ऐसा पूछा नॉट तो फिर कुछ और हो जाए, राइट. सो केयरफुली रीड द थिंग एंड देन यू टिक द थिंग्स. खैर, उसके बाद जियोलॉजिस्ट एग्जाम से वापस एक प्रश्न. अगेन आई गिव यू जस्ट 1 minute हियर. भारत भूषण, राजेश पाटीदार, रामू, योगेश, अविनाश, रुचि, विवेक. सो संकेत, विवेक, प्रतीक, YJS, हिम तेजा, चिंतन, संतोष, सुप्रतीक, हर्षवर्धन, अंकित. नाउ दिस पीपल आर लीडिंग द लीडर बोर्ड. हाँ, तो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एशिया एस्टैब्लिश द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ इन 1965. और ये यूपीएससी ने जियोलॉजिस्ट 2020 में पूछा. 35% आप लोगों ने सोचा कि चाइना जवाब है. ऑफकोर्स लॉजिक या कुछ लगा है, हाँ चाइना ही होना चाहिए, बट एक्चुअली इट वाज इंडिया.
अगर आप इंडिया 2019 बुक पढ़े, वहाँ पर देर इज वन चैप्टर आई थिंक कॉमर्स और सम इकोनॉमी, दे हैव स्पेसिफिकली रिटर्न कि 1965 में भारत ने एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गुजरात के कंडला में इधर बनाया था। एंड आफ्टरवर्ड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और वहाँ कैसे टैक्स में माफ़ी दी जाती है, ऑल दोज थिंग्स आर गिवन। हम जो इकोनॉमी पढ़ते हैं वहाँ पर इकोनॉमी हैंड आउट पिलर 3, वहाँ पर SEZ, उसकी नोट आप आराम से पढ़े तो वहाँ पर मैंने भी दिया 1965 एशियाज फर्स्ट SEZ सेटअप इन कंडला गुजरात। वो मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, नो, आई हैव गिवन इट बिकॉज आई नो दैट इट इज गिवन इन इंडिया ईयर बुक, और मैं कई सालों से सभी यूपीएससी एग्जाम पेपर देखते रहता हूँ एंड आई हैव ऑब्जर्व दैट दे यूजुअली आस्क दिस क्वेश्चन हियर और देयर समटाइम्स। तो ये ऐसा फैक्टर है कि पता होना ही चाहिए, एंड देयरफॉर आई हैव गिवन। ऐसा नहीं मुझे कोई सपना आ गया तो दे दिया। सो इट इज गिवन इन इंडिया ईयर बुक which is published by Ministry of Information Broadcasting, and so some of this fact ये ऐसे घिसे पिटे कि मालूम होने ही चाहिए। सो द आंसर इज बी, चाइना। आप में से जिन लोगों ने, आंसर इज बी, सॉरी, इंडिया, इंडिया इज द आंसर। जिन लोगों ने चाइना टिक किया वो गलत है, जापान भी गलत है, साउथ कोरिया। ऑफकोर्स अगर तुक्का मारने जाए तो लगता है कि वो लोग आगे बढ़े, दे शुड बी, बट नो, इंडिया इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, दीज आर सम ऑफ द प्रिटी क्लीशे टाइप ऑफ जनरल नॉलेज थिंग कि नॉन आईएएस एग्जाम में तो आपको ये मालूम ही होना चाहिए। आई वुड इवन से ये यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी यूपीएससी हैज दिस मेनी टाइम्स, तो वो ऐसा पूछे, लेस चांसेस, बट फॉर अदर एग्जाम यू शुड बी अवेयर। ओके, दिस वाज इंडिया। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन समथिंग वर्दी ऑफ यूपीएससी एंड आस्क्ड इन द इंडियन इंजीनियरिंग एग्जाम। डब्ल्यूटीओ के क्या फंक्शंस हैं? आई गिव यू 1 minute 20 seconds. मनीष कुमार, सुशील कुमार, दीपंजय, हिमांशु, जया, शिवम, पवन शर्मा, राज अगेन, शाश्वत सिंह, पंकज शर्मा, सुरेंद्र, अनीता, हर्षिता भट्ट, गीता, अर्जुन, हर्ष, विद्या, सार्थक, पुरुषोत्तम, अरुण कुमार, त्रिलोकमल, विद्या रानी, राइट। सो अंकित, नलिन ओझा, हर्षवर्धन, सुप्रतीक, संतोष, हिमतेजा, YJS, संकेत, प्रतीक, विवेक, दीज आर लीडिंग द लीडर बोर्ड्स। 1% ने इसको स्किप किया, 68% को लगा डी शुड बी द आंसर। लेट अस चेक व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ WTO, ऐसा इंजीनियरिंग सर्विस में यूपीएससी ने पूछा। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर यूजुअली 2-2 साल पर उनकी मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होती है, मंत्री परिषद की सभा, जहाँ पर सभी देश के सब कॉमर्स मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर हाजिरी देते हैं एंड दे विल ट्राई टू वर्क आउट सम ट्रेड अग्रीमेंट्स, व्यापारिक समझौते करने की कोशिश करते हैं, डिजाइन ट्रेड अग्रीमेंट्स, और वो डे टू डे ऑपरेशन के लिए एक डायरेक्टर जनरल सिलेक्ट करते हैं, प्रेजेंटली रॉबर्टो एजवेडो फ्रॉम ब्राजील। सेपरेटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक जनरल काउंसिल जो उसका डे टू डे काम देखती है, पर्टिकुलरली जो भी ट्रेड अग्रीमेंट किए हो कि हर एक देश ने अपनी कस्टम ड्यूटी कम करनी होगी, सम एग्रीकल्चर सब्सिडी कम करनी होगी वगैरह। सपोज देयर इज अ डिस्प्यूट, तो उसके लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, और ये ट्रेड अग्रीमेंट ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं वो देखने के लिए ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है। इनकी यूजुअली 2-2 साल पर सबमिट होती है, बट लास्ट टाइम 2013 अर्जेंटीना के बुएनोस एरिस में हुई थी, और उसके बाद डायरेक्टली +3 years 2020 में कजाकिस्तान के अस्थाना में हो रही है, जिसका नया नाम है नूर सुल्तान। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ऑब्जर्व द फर्स्ट स्टेटमेंट। ये वैसे इधर पावर पॉइंट ने बुलेट्स गलत बनाए हैं।
Anyway, so first statement it says to organize meeting of member countries to arrive at a trade agreement covering international trade. हाँ वो सही है. Statement second to ensure that member countries conduct the trade practices as per the agreement agreed and signed by the member countries. हाँ वो trade review policy की कमिटी वो काम देखती होगी. So that means 1 and 2 are right. यानी कि C नहीं हो सकता. Now everything boils down कि third statement क्या है? To provide a platform for negotiate and settle disputes related to international trade between and among the member countries. विवाद का निपटारा करने के लिए कुछ है कि नहीं? हाँ है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. बट ऑब्जर्व द वर्ड नेगोशिएट एंड सेटल. अगर कोर्ट में जाते हैं तो क्या हम आपस में नेगोशिएट करते हैं या जज साहब जो ऑर्डर ऑर्डर करके बोले उसको मानना होता है, राइट? सो सम ऑफ यू मे गेट कंफ्यूज कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं. नाउ सो लेट अस लुक एट द ऑफिशियल पेज. डब्ल्यूटीओ का ये ऑफिशियल उसका वेब पेज, व्हाट आर आवर फंक्शन, वहां पर आप देखिए डिस्प्यूट सेटलमेंट. तो वो बोलते हैं हाँ हमारी एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है. द सिस्टम एनकरेजेस मेंबर टू सेटल द डिफरेंसेस थ्रू कंसल्टेशन विथ ईच अदर. और कंसल्टेशन का ही सिनोनिम हो सकता है नेगोशिएशन, राइट? तो वो ज्यादा ऐसा है कि आपस में मिलके वो समझौता करने की कोशिश करते हैं. इट इज मोर लाइक दिस एंड लेस लाइक दिस. ऑर्डर ऑर्डर करके अल्टीमेटली जज साहब कुछ बोलेंगे बट फर्स्ट दे विल ट्राई टू वर्क आउट थ्रू नेगोशिएशन. तो यानी कि इवन द थर्ड स्टेटमेंट is also correct. To provide a platform for negotiate and settle disputes. So 1, 2, 3, all three are correct. So answer is D. So prima facie, okay, these three are function. इसमें फिर बाल की खाल खींचने की जरूरत नहीं. कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि सर वो आरसीईपी अग्रीमेंट जो आसियान कंट्री अपने फ्री ट्रेड पार्टनर के साथ कर रहे हैं या ट्रांस अटलांटिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं वो तो डब्ल्यूटीओ के बाहर कर रहे हैं. तो ये सब उसके फंक्शन कैसे हुए? मतलब देन ओनली 2 and 3 शुड बी देयर क्योंकि वो सब इंटरनेशनल ट्रेड इधर उधर. या कुछ लोग ज्यादा खींचना शुरू करते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट तो जुडिशियल वर्क है तो नेगोशिएशन कैसे होता? नो, जस्ट यू गो थ्रू जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया तो उसमें हर एक वर्ड की बाकी खाल निकालने की जरूरत है. आंसर इज डी. एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस. दिस इज फ्रॉम जियोलॉजिस्ट एग्जाम. और यहाँ पर मैं आपको देता हूँ 1 मिनट. So Rishabh, Neha, Vipin, Chintan, Santosh, Harshvardhan, Suresh, and many others. Correct. Question is how many member states are there in CARICOM, a grouping of Caribbean nations? Geologist 2020 एग्जाम में 23% स्टूडेंट डिसाइडेड कि इसको स्किप कर देते हैं एंड दैट इज ऑल्सो वैलिड थिंग. उसमें कुछ गलत नहीं है बिकॉज इट इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. कुछ लोगों ने बी या सी में भी गए हैं. लेट अस सी व्हाट इज द आंसर. ये कैरिबियन कम्युनिटी का कैरिकॉम ग्रुप उसके अंदर उन्होंने लिस्ट दिया है एंड इट हैज टोटल 15 मेंबर कंट्रीज. सो द आंसर इज 15. बट समझिए ऐसे तो कई सारे ग्रुप होंगे उन सब के किधर कितने मेंबर है हम कैसे काउंट कर सकते. इफ इट इज समथिंग बिग लाइक IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन or some European Union or United Nation, then we should have some rough idea. But it is not a such high profile body. तो इसको स्किप भी किया तो कुछ गलत नहीं है. 50-50 करने के चांस कम है क्योंकि वो 12 भी हो सकते 15 भी हो सकते थे. सपोज देयर वाज एन ऑप्शन कि 187 है तो ऑब्वियसली वी कुड हैव एलिमिनेटेड कि कैरी कॉम में इतने नहीं हो सकते. एनीवे सो बेटर टू स्किप इफ यू डोंट नो इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अबाउट ब्रिक्स समिट as from CDS 2020 exam and I give you 1 minute.
आकाश, विमल, प्रीत, मोहम्मद अजरुद्दीन, विपुल, फिजा, विद्या, सचिन, जया, अभिषेक, ऋषभ, ये सब लोग सही टिक कर रहे हैं। मयंक तिवारी, विशाखा, राहुल। सो हिम, तेजा, विवेक, संतोष, हर्षवर्धन, प्रतीक, संकेत, सौम्या, सुप्रतीक, चिंतन एंड गोविंद पांडे, ये लोग लीडर बोर्ड में टॉप 10 है। मतलब आज जो हमने 15 क्वेश्चन देखे, आउट ऑफ देम दिस पीपल टिक सम 11 से लेके 15 इनके सही थे 15 सवालों में से। सो माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिस टॉप 10 पीपल। खैर, प्रश्न CDS 2020 एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा, ब्रिक्स समिट 2020 कहां पर आयोजन होने वाला है। 2009 में ब्रिक्स देशों का शुरुआत होती है, वहां पर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे। फिर आगे चल के साउथ अफ्रीका तो मतलब 2011 में ज्वाइन हुआ था। 2016 में इन्होंने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की चाइना में। फिर 2019 नवंबर में ब्राजील के ब्राजीलिया में इन्होंने समिट किया, जिसका थीम था ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। और फिर तय किया कि 2020 का समिट हम लोग रशिया के सेंट पीटरबर्ग में करेंगे। मित्रों, ब्रिक्स देशों का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता एक स्पेसिफिक जगह पर। ऐसा नहीं कि सार्क देशों का लेटर से काठमांडू या ढाका या कहीं पर है, ऐसा इधर नहीं है। द रोल ऑफ सेक्रेटेरिएट इज प्लेड बाय द प्रो टेम्पोरे प्रेसिडेंसी। मतलब जहां पर होस्ट होने वाला है समिट 2019, तो ब्राजील के पास सेक्रेटेरिएट था, 2020 में रशिया के पास होगा। सो द आंसर इज सी, रशिया। कुछ 30% ने सोचा कि इंडिया होना चाहिए। भाई, EPZ में ऑफकोर्स कंडला में बना था, बट ये भी जरूरी नहीं कि हर एक बार भारत ही हो। तो दिस इज फॉर CDS एग्जाम, तो उन्होंने सिंपल पूछा कि इधर समिट होने वाला है। सपोज यही क्वेश्चन उन्होंने IAS एग्जाम में पूछना होता प्रीलिम्स में, तो इधर 2-3 स्टेटमेंट दे देते, इंक्लूडिंग कि इसका थीम क्या है, या थीम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, या फिर कि एग्जैक्ट सिटी पूछा जाता, मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग, ऐसा कुछ पूछ लेते। एंड वन ऑफ द थियरी स्टेटमेंट में ऑल्सो हैव बीन गिवन कि तीसरा स्टेटमेंट की साउथ अफ्रीका इज द लास्ट कंट्री टू बी एडेड इन दिस ग्रुप, और फिर ओनली 1 and 2, ओनली 3 and 4, लाइक दैट दे कुड मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। खैर, तो हमने आज करीब 15 क्वेश्चन देखे। एंड व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम टुडे, पहली बात, हमेशा आदत रखो, सर्कल द डायरेक्टिव वर्ड। कुछ जगह पर पूछा फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, कुछ जगह पर पूछा था फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सपोर्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन। सो बोथ इन CDS एंड जियोलॉजिस्ट एग्जाम इस बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जहां पर नॉट करेक्ट पूछा गया। सो ऑलवेज डायरेक्टिव वर्ड को देखिए। नेगेटिव न्यूज के बारे में भी पूछा गया CDS एग्जाम में, हमने देखा कैसे वो थॉमस कुक और PMC बैंक के बारे में पूछा गया। यूजुअली UPSC नेगेटिव न्यूज कंट्रोवर्सी नहीं पूछती थी, बट इस बार ये भी पूछा है। सो नाउ वी नो एंड वी शुड आल्सो रिफाइन आवर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, कि कोई भी कंट्रोवर्सी है तो एटलीस्ट हमको ओवरव्यू पता होना चाहिए उसके बारे में। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर हम लोग 50-50 एलिमिनेशन करके जवाब तक पहुंच पाते, जैसे वो इन्वेस्टमेंट कमीशन में कुछ सोच सकते थे, या पे कमीशन वाले क्वेश्चन में वगैरह। कुछ ऐसे थे कि जहां पर सिंपली यू स्कीप द थिंग, जैसे कैरी कॉम के अंदर 15 मेंबर्स आर देयर, बेटर टू स्कीप इट, क्योंकि UPSC प्रीलिम का कट ऑफ कभी 200 होता नहीं। सो वी शुड नॉट बी ट्राइंग टू बिकम लाइक आमिर खान, एकदम परफेक्शनिस्ट हमने बनना नहीं। ये अभी तक हमने जितने 15 सवाल देखे, उसमें जितने भी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, मोस्ट ऑफ देम वेर लाइक इंडियन एक्सप्रेस में कहीं ना कहीं थॉमस कुक के बारे में लिखा था, PMC के बारे में, ब्रिक्स का समिट। सो यू शुड कीप अ हैबिट ऑफ रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस। IAS एग्जाम के अलावा भी कुछ भी आप प्रिपेयर करें, CDS NDA कुछ भी, यू शुड कीप अ हैबिट। इवन स्टेट सर्विस के लिए भी देखना चाहिए। द हिंदू इज नॉट एसेंशियल फॉर सक्सेस। अगर आपको मिलता है और आप पढ़ते हैं तो कोई देर इज नो हार्म इन इट, बट सपोज नहीं मिलता है तो कोई गिल्टी फीलिंग करने की जरूरत नहीं कि मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता। इवन इंडियन एक्सप्रेस इज गुड। सो दैट इज देयर। आपको कुल मिलाकर ये जो 3 एग्जाम हुई थी, CDS एंड इंजीनियरिंग सर्विस एंड जियोलॉजिस्ट, टोटल देयर वेर क्यूमुलेटिवली 48 इकोनॉमी क्वेश्चन। हमने तो अभी 15 ही देखे।
बाकी अभी और बाकी है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर एचआरडी में, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उधर ये जीडीपी, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, आईपीआर, उसके भी क्वेश्चन अभी देखने हैं, वो लोग हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। नेक्स्ट टाइम मतलब अन अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, यू परहैप्स दे विल आस्क मी टू कंडक्ट द क्लास देयर, तो मैं उधर ही वो करूंगा। टाइम और डेट आपको अनाउंस कहीं पर हो जाएगा, और अदरवाइज आफ्टर सम 2-3 weeks यू कम बैक एंड विजिट द वेबसाइट और अन अकेडमीज यूट्यूब चैनल एंड यू विल नो वेयर इट हैज बीन डन। बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से ये होगा नेक्स्ट वेनसडे अराउंड 9 PM और 9:30। सो स्टे ट्यून एंड वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। एंड अगेन आई एम हैप्पी टू शेयर कि ये प्रीलिम 2020 की मेरी इकोनॉमी की बैच भी चल रही है। लास्ट वीक 15 फरवरी, मतलब अभी 2 लेक्चर या 3 लेक्चर ही हुए हैं। सो इट इज़ नॉट येट लेट टू ज्वाइन दैट थिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू कैन यूज mrunar.org एज अ कूपन कोड to avail 10% discount. So I'll end the class here and good night to all of you. See you next week.